हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए कंप्यूटर के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप सबको जब भी वीडियो अपलोड हो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है। तो दोस्तों, इससे पहले बहुत सारे सेशन किए हैं। आप सब प्ले लिस्ट में जाकर लगभग ये आप सबका 108वां सेशन होगा। ठीक है। तो इससे पहले बहुत सारा करवाया जा चुका है 2025 के अपडेट के हिसाब से, तो उसे भी आप सब ज़रूर देखें और टॉपिक वाइज भी करवाए हैं। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एमएस वर्ड से लिया गया है। कह रहा कि एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के केवल चयनित टेक्स्ट मतलब जो सेलेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, या उसी पेज पर अलग हेडर या फुटर देने के लिए किस प्रकार का सेक्शन ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आज जो क्वेश्चन लिए हैं सब इस सिंपल क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन तो सिंपल, क्वेश्चन का फॉर्मेट तो सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छे लेवल का है। ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर ये जो मतलब इसका ऑप्शन है हाइड कर दीजिए, तो हाइड रहता है, किसी किसी में दिख जाता है। ठीक है। कोशिश करते हैं हाइड करने की। तो जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपके दिमाग में भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप सबको पता चल जाता है कि कौन सा में आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा क्वेश्चन के हिसाब से ही। ठीक है। तो इसका देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे डीप में क्वेश्चन आप सबसे अब यूपी ट्रिपल एससी पूछ रहा है। तो हेडर और फुटर देने के लिए किस प्रकार का सेक्शन ब्रेक का प्रयोग किया जाता है, आप सबको बताना है। ठीक है। तो आप सब कौन सा आंसर लगाएंगे? तो यहाँ देखिए, जब हेडर और फुटर की बात आए ना, तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? बी, कॉन्टिन्यूअस सेक्शन ब्रेक इसे बोलते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन। आप सब यहाँ पर देख सकते हैं फुल एक्सप्लेन भी। ठीक है। देखिए, एमएस वर्ड में हेडर हो या फुटर हो, सेक्शन स्पेसिफिक होता है। ठीक है। अगर एक ही पेज में अलग अलग हेडर या फुटर चाहिए तो कॉन्टिन्यूअस सेक्शन ब्रेक डालते हैं। यह नया सेक्शन बनाता है बिना पेज ब्रेक किए। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे पेज के ऊपर अलग हेडर और नीचे अलग फुटर रखना। ठीक है। जैसे मान लेते हैं आप सबका पेज है, अगर आप सबको अलग अलग करना है, ऊपर मान लेते हैं नोट्स लिख दिए और नीचे लिख दिए न्यू नोट्स है, अलग अलग है कि नहीं है। तो यही चीज़ है, मतलब हेडर ऊपर वाला का होता है और फुटर कहाँ वाला होता है, यहाँ नीचे जो लिखा जाता है। ठीक है। तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एमएस वर्ड से लिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सब ऑप्शन दूसरे पेज पर है। ठीक है। कह रहा कि एक्सेल में सम प्रोडक्ट फंक्शन किस काम आता है। देखिए, एमएस एक्सेल जो होता है, इस यहाँ कैलकुलेशन होता है, डेटा से संबंधित यहाँ पर काम होता है। जैसे सम हो गया, इफ हो गया, एवरेज हो गया, प्रोडक्ट हो गया, है ना। तो एक फंक्शन है सम प्रोडक्ट का, तो एक इसके काम आता है दो या दो से अधिक एरे के करस्पॉन्डिंग मानों को मल्टीप्लाई कर जोड़ने के लिए। ठीक है। मल्टीप्लाई कर जोड़ने मतलब गुणा करके जोड़ने के काम आता है सम प्रोडक्ट। देखिए, सम मतलब जोड़, प्रोडक्ट मतलब गुणा। ठीक है। तो इसका आंसर आप सब कौन सा बता रहे हैं? सी ऑप्शन बता रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देख भी सकते हैं आप कि दो या अधिक एरे की करस्पॉन्डिंग मानों को मल्टीप्लाई कर जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे सिंटैक्स की अगर हम बात करें, है ना, जैसे सम प्रोडक्ट्स एरे 1 है, एरे 2 है। एरे 1 एरे 2 मतलब जैसे एक होता है रो होता है, एक होता है कॉलम होता है, ऐसे। ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। और इधर का क्या सॉरी, वो ए वाला आपका कॉलम होता है, ए वाला आपका क्या होता है? रो होता है। ठीक है। फंक्शन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके उनका सम निकालता है। ठीक है। तो अगर एग्जांपल की बात करें, यहाँ देखिए एग्जांपल में लिखा है जैसे पहला रो पहला कॉलम। ठीक है। जैसे ए वैल्यू दिया, दूसरा रो पहला कॉलम, ए वैल्यू दिया, तब सम प्रोडक्ट जब इसका करेंगे तो कितना टोटल आएगा? 51 आएगा।
इसका उपयोग कहाँ होता है? बिना हेल्पर कॉलम के कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन डीप में बनाया गया है। ठीक है आप सबका जैसे आयोग पूछता है। और अगला क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 किससे लिया गया है? एक्सेल शॉर्टकट की से। ठीक है, कह रहा कि एक्सेल में सभी फार्मूला को एक साथ देखने या छिपाने की शॉर्टकट की क्या? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे जो भी फार्मूला रहता है आप चाहो उसे हाइड कर लो या आप चाहो उसे दिखा दो। ठीक है, तो किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? कंट्रोल+A वाला। ठीक है, ऊपर ऐसे काम रहता है। तो इसका आंसर कौन सा बन जाएगा? पहला ऑप्शन। इसका एक्सप्लेन देख सकते हैं कि इसे बोलते हैं कंट्रोल+, इसे बोलते हैं ग्रेव एसेंट बोलते हैं। ठीक है, से फार्मूला व्यू मोड ऑन होता है या ऑफ होता है। इसे फार्मूला और कैलकुलेटेड रिजल्ट टॉगल होते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? एरर चेकिंग और ऑडिटिंग में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 MS वर्ड से लिया गया शॉर्टकट की। कह रहा कि वर्ड में किसी टेक्स्ट का फॉर्मेट कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? देखिए अगर आप टेक्स्ट को केवल कॉपी करते हैं तो कंट्रोल+C दबा देते हैं, कॉपी हो जाता है। या अगर पेस्ट करना है कंट्रोल+V दबा देते हैं, पेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपको फॉर्मेट कॉपी या फॉर्मेट पेस्ट करना है तो उसके लिए आप सबको शिफ्ट यूज करना होगा। ठीक है, तो कंट्रोल+Shift+C से फॉर्मेट कॉपी होगा और कंट्रोल+Shift+V से फॉर्मेट पेस्ट होगा। तो फिलहाल आप सबसे कॉपी पूछा था तो आप सब कौन सा आंसर बताएंगे? पहला ऑप्शन। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोल+Shift+C से क्या होता है? कॉपी, फॉर्मेट कॉपी होता है। अच्छा, फॉर्मेट कॉपी क्या होता है? कॉपी जैसे अगर आप जब कॉपी करते हैं ना तो जैसे रहता है वैसे कॉपी हो जाए। लेकिन फॉर्मेट कॉपी जब आप करेंगे जिस डिजाइन में रहेगा, मान लेते हैं इटैलिक लिखा है या और कोई मतलब फॉर्मेट में लिखा ना, वो सेम टू सेम वही आप सबको कॉपी कर लेगा। ठीक है, फॉर्मेट पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+Shift+V से ये फॉर्मेट पेंटर शॉर्टकट के बराबर होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? जैसे कोई फॉन्ट हो गया, कोई साइज हो गया, कोई कलर हो गया, कोई स्टाइल कॉपी पेस्ट। मान लेते हैं ठीक है, हमारा नाम मान लेते हैं। ठीक है, चैनल का नाम है तो इसको रेड कलर में लिखा है। अगर आप कॉपी करेंगे तो कलर नहीं आएगा कॉपी में, केवल टेक्स्ट आएगा। ठीक है, लेकिन जब इसी को आप फॉर्मेट कॉपी करेंगे तो जिस कलर में लिखा, जिस स्टाइल में लिखा, सब कॉपी हो जाएगा और पेस्ट भी उसी मॉडल होगा, उसी के जैसा होगा। ये दोनों में अंतर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए ईमेल है। दोस्तों 5वां क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप सबको बता दें, यदि आप जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, स्टेनो अन्य कोई एग्ज़ाम आप सबका लगा है तो कंप्यूटर और UPGK के नोट्स के लिए आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, वहाँ से आप सब संपर्क कर सकते हैं। जो नोट्स है एकदम कलरफुल है। ठीक है, एकदम डिटेल में दिया गया है। आप सब आराम से 14-15 क्वेश्चन ला सकते हैं कंप्यूटर में और UPGK में 16-17 क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि बार बार आप एक जो नोट्स है ये अभी का नोट्स नहीं है। जब से एग्ज़ाम हो रहा है 2025 का, जो इतना सारा पेपर करवा दिया गया, लगभग 16-17 पेपर आयोग ने, लगभग हम खुद मिलाए थे। मतलब जब पेपर होता है तो किसी न किसी फॉर्मेट में उसका आंसर उसे मिल जाता है। ऐसा नहीं कि हाँ एक क्वेश्चन नुमा, ऐसे नहीं है। जो नोट्स है पूरा एकदम डिटेल में दिया गया है। ठीक है, जो कंप्यूटर का है और जो UPGK का नोट्स है, तो कलरफुल है, आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत सारे बच्चों ने लिए हैं और फीडबैक भी देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ईमेल में कह रहा कि BCC का उद्देश्य, ये तो सब लोग कर ही लेंगे क्योंकि ये हाल ही में बताए थे। BCC मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एक होता है CC, एक होता है BCC। कार्बन कॉपी के माध्यम से जब आप ईमेल
भेजते हैं ना, तो इसमें हर कोई जान लेता है कि ईमेल किसके किसके पास गया, जबकि बीसीसी क्या कहता है, गोपनीय रखता है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी तो भी इसका नाम होता है, ठीक है। तो सभी रिसीव को एक दूसरे छिपाना, तो इसका तो पहला आंसर होगा, ठीक है, छिपाने के लिए किया जाता है बीसीसी का प्रयोग। तो यहाँ पर देखिए दिया भी गया है कि बीसीसी का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और टू और सीसी में लोग बीसीसी में कौन है उनमें नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, प्राइवेसी के लिए, बल्क ईमेल भेजने के लिए, ठीक है। और लेकिन अब अगर आप सीसी से भेजते हैं तो सब लोग देख ही लेंगे किसके किसके पास ईमेल गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ईमेल शॉर्टकट की से है। कह रहा कि जीमेल में नया ईमेल कंपोज करने की शॉर्टकट की क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए ईमेल छोटा टॉपिक है, ठीक है, और आप देखते होंगे हर पेपर में ईमेल से क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको ईमेल कंपोज करना है तो इसमें देखिए अगर आपको नया ईमेल कंपोज करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, केवल आप सी दबाएंगे, ठीक है, कोई इसके साथ अन्य की नहीं दबाएंगे, केवल सी दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, ईमेल कंपोज करने की शॉर्टकट की क्या, केवल सी, लेटर सी आप दबा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया भी गया है कि जीमेल में कीबोर्ड शॉर्टकट की इनेबल होने पर केवल सी दबाने से नया कंपोज विंडोज खुलता है। इसका उपयोग क्यों होता है, तेज़ी से नया ईमेल लिखने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप सबको जो क्वेश्चन नहीं आता उसको आप शॉर्ट नोट में ज़रूर लिखें, ठीक है, बहुत हेल्प करेगा। हडूप से क्वेश्चन लिया गया है, कह रहा कि हडूप फ्रेमवर्क में डेटा प्रोसेसिंग का काम कौन सा कंपोनेंट करता है। तो हडूप में फ्रेमवर्क में डेटा प्रोसेसिंग का काम कौन करता है, देखिए हडूप HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम या मैप रेड्यूस, इन सब के बारे में आप सबको बताएं, ठीक है। और कौन सा होगा, जो कीपर होता है, जो नोट्स है सब इसके बारे में डिटेल दिया गया, ठीक है। तो हडूप में डेटा प्रोसेसिंग का काम कौन सा करता है, तो आप बताएंगे मैप रिड्यूस। यहाँ देखिए डेटा प्रोसेसिंग कौन करता है, मैप रिड्यूस करता है, तो आंसर सी बन जाएगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आप सबके पेपर में बन सकता है, HDFS का काम क्या होता है, डेटा को स्टोरेज करना। यार्न क्या होता है, रिसोर्सेस को मैनेजमेंट करना। मैप रिड्यूस क्या करता है, डेटा को प्रोसेसिंग करना। और मैप रिड्यूस डेटा को स्मॉल चंक्स में प्रोसेस करता है और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन करता है, ठीक है। हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, पूरा नाम याद होना चाहिए। आगे क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि निम्न में से कौन सा OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी कार्य नहीं है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी काम कौन सा नहीं है, तो वायरस को डिटेक्ट करना। ये तो सबको पता है, क्योंकि वायरस को डिटेक्ट करना है ना, उसको रिमूव करना, ये सब काम किसका होता है, ये सब काम होता है एंटीवायरस का, ठीक है। देखिए वायरस डिटेक्शन का काम किसका होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी काम क्या है, प्रोसेस करना, मेमोरी, फाइल और डिवाइस को मैनेजमेंट करना। ये सब प्राइमरी काम किसके होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 मशीन लर्निंग से क्वेश्चन लिया गया, ठीक है। देखिए मशीन लर्निंग 3 प्रकार के होते हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज, रेनफोर्समेंट। मेन 3 होता है, वैसे 4 होते हैं, ठीक है। तो कह रहा कि सुपरवाइज लर्निंग की सबसे बड़ी आवश्यक शर्त क्या है, ये देखिए तीनों सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रेनफोर्समेंट VP में पूछा गया था। तो सुपरवाइज लर्निंग की सबसे आवश्यक शर्त क्या है, ठीक है। तो आपको बताए थे इसमें लेबल डेटा यूज होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, सी। आप सब जब प्ले लिस्ट में जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर मैराथन का अलग प्ले लिस्ट बना है और सब क्वेश्चन का अलग बना है, ठीक है। तो जो टॉपिक वाइज है 70, उसमें शायद 17-19 वीडियो है टॉपिक वाइज में, उसको भी आप देखिए, ये सब उसमें कवर है मशीन लर्निंग अच्छे से, ठीक है। आप सबको यहाँ देखिए
सुपरवाइज लर्निंग में इनपुट के साथ आउटपुट लेबल दिया होता है। मॉडल इन लेबल डेटा पर ट्रेनिंग करता है और नए डेटा का प्रोडक्शन करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 किसका है? डीप लर्निंग से लिया गया है। कह रहा है कि डीप लर्निंग मुख्य रूप से किस तकनीकी पर आधारित होता है? आपको बताया था ना, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का उन्नत रूप है। ठीक है। और किस तकनीक पर आधारित होता है? न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। ठीक है। आगे क्या है देखिए, डीप लर्निंग मल्टी लेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होता है। कॉम्प्लेक्स डेटा पैटर्न जैसे इमेज हो गया, स्पीच हो गया, टेक्स्ट हो गया, इन सब को पहचानने में मदद मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 एआई से लिया गया है। कह रहा कि एआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एआई का जो मुख्य उद्देश्य है कि ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस को विकसित करना। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। ठीक है। ये भी आप सब कर लिए होंगे क्योंकि ये भी थोड़ा आसान ही था। देखिए, एआई का जो उद्देश्य है ना, मशीनों को सीखने, सोचने और निर्णय लेने योग्य बनाना है। जैसे चैट जीपीटी हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 ओएसआई से लिया गया है। कह रहा कि ओएसआई मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं? तो आपको कल भी बताए थे, इसमें कुल कितनी लेयर होती है? 7 लेयर होती है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी क्वेश्चन आया है 2025 में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। और कौन कौन सा लेयर है यहाँ पर देखिए, आप सबको याद होना चाहिए। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है ना, इसी को बोलते हैं ओएसआई का हार्ट बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से है। कह रहा कि निम्न में से कौन सी भाषा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सॉरी, तो आंसर तो आप सब देख ही लिए। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? जावा। ठीक है। तो कौन सी भाषा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है? जावा भाषा होती है। ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल में। तो जावा क्या होता है? बाइट कोड जैसे जेवीएम पर चलता है। याद कर लीजिए, किस कोड पर? जेवीएम पर। इसलिए किसी भी ओएस पर रन हो सकता है। सी या सी प्लस प्लस कंपाइल होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक बाइनरी बनाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर जनरेशन से। ठीक है। देखिए, कह रहा कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में किस तकनीकी का उपयोग हुआ था? आपको कल पढ़ाए थे पूरा जनरेशन। पहले जनरेशन वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। ठीक है। उसके बाद ट्रांजिस्टर आया, फिर आईसी आया, फिर माइक्रो प्रोसेसर आया। तो तीसरा में किसका यूज हुआ था? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ था। तो आंसर क्या बन जाएगा? सी। वैक्यूम ट्यूब पहले जनरेशन में आया था, ट्रांजिस्टर दूसरे जनरेशन में आया था, तीसरे जनरेशन में आईसी आया, माइक्रो प्रोसेसर चौथे जनरेशन में आया था। और एआई किस जनरेशन में आया? 5वें जनरेशन में। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थर्ड जनरेशन का समय 1964 से 1971 के बीच। और आईसी क्या होता था? छोटे साइज और हाई स्पीड। आईसी के यूज होते ही कंप्यूटर का आकार क्या हो गया? बहुत छोटा हो गया और इसका स्पीड भी बढ़ गया। पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब और दूसरे जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया था। अगला क्वेश्चन नंबर 15 प्रिंटर से लिया गया है। कह रहा कि कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है? अच्छा, आपको पढ़ाए हैं जो प्रिंटर 2 प्रकार का होता है। एक होता है इम्पैक्ट, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। ठीक है। तो कौन सा प्रिंटर है इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो आप बताएंगे डॉट मैट्रिक प्रिंटर कैसा प्रिंटर है? इम्पैक्ट। बाकी इंकजेट, लेजर, थर्मल, ये सब प्रिंटर कौन से हैं? नॉन इम्पैक्ट। अच्छा, थर्मल प्रिंटर आप सब जान रहे कौन सा होता है? कभी कभी आप सब जब जाते हैं पेट्रोल पंप पर या सरकारी जब बस डिपो में जाते हैं तो
ये जो बस कंडक्टर इतना छोटा सा लिया रहता है ना, यहाँ से पर्ची काट के देता है आप सबको, या पेट्रोल पंप पर भी बिल देता है, तो थर्मल प्रिंटर होता है। ठीक है, ये सब नॉन इम्पैक्ट होते हैं। देखिए डॉट मैट्रिक प्रिंटर क्या होता है, ये पेन्स को रिबन पर इम्पैक्ट कर पेपर पर प्रिंट करता है। इंकजेट और लेजर ये सब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये भी जो टॉपिक वाइज वीडियो है ना, वहाँ पर करवाए हैं, आप सब ध्यान से पढ़ लीजिए। कह रहा है कि कैशे मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे तेज मेमोरी है, लेकिन इससे तेज रजिस्टर होता है। ठीक है, तो कैशे मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है, सीपीयू के स्पीड को बढ़ाना। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, आगे क्या है देखिए, कैशे मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच फास्ट मेमोरी है। फ्रीक्वेंटली यूज डेटा स्टोर के माध्यम से ये प्रोसेस को क्या कर देता है, तेज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 17 सोशल मीडिया से लिया गया है। कह रहा कि निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया का मुख्य उपयोग नहीं है, मतलब सोशल मीडिया का उपयोग नहीं है कौन सा। कम्युनिकेशन के लिए सोशल मीडिया हम सब यूज करते हैं, मार्केटिंग के लिए भी बहुत सारे सोशल मीडिया है, आप सब देख ही रहे हैं। नेटवर्किंग के माध्यम से क्या डाटा स्टोरेज सोशल मीडिया किया जाता है कि नेटवर्किंग, तो आप सबको बताना है। ठीक है, तो इसका यूज कौन सा मेन मकसद नहीं है, तो डेटा स्टोरेज। ठीक है, और सोशल मीडिया के माध्यम से हम डेटा थोड़ी ना स्टोर कर सकते हैं। देखिए सोशल मीडिया किस लिए यूज होता है, इंटरेक्ट, शेयर, मार्केटिंग। ठीक है, ये सब यूज किया जाता है सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन डाटा स्टोरेज प्राइमरी उद्देश्य नहीं होता इसका। क्वेश्चन नंबर 18 डिजिटल पेमेंट टूल से लिया गया है। कह रहा कि यूपीआई भुगतान के लिए आवश्यक क्या चीज़ है, तो यूपीआई के लिए अगर आपको भुगतान करना है तो क्या चीज़ के लिए ज़रूरी होता है, तो इसके लिए आप सबको ज़रूरी है यूपीआईडी होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल नंबर होना चाहिए। देखिए यूपीआई बैंक अकाउंट से लिंक होता है, प्लस यूपीआईडी होता है, प्लस मोबाइल नंबर, या यूपीआईडी या मोबाइल नंबर। ठीक है, ट्रांजैक्शन इंस्टेंटली पॉसिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा कि एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का सही संबंध क्या है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ऐसे जब डीप में बनेगा ना, ये बहुत कम ही लोग कर पाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन बहुत हल्का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, देखिए एआई, उसके बाद मशीन लर्निंग, उसके बाद डीप लर्निंग। इसका मतलब क्या, सबसेट आप सब जानते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा था। देखिए इसका मतलब ये है कि जो डीप लर्निंग है सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, और जो मशीन लर्निंग है सबसेट ऑफ एआई। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे एआई, उसका मशीन लर्निंग, उसके बाद डीप लर्निंग। और डीप लर्निंग किस पर आधारित होता है, आप सबको बताते हैं न्यूरल नेटवर्क पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 आप सब लिख लीजिए। कह रहा कि पायोट टेबल का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य होता है डेटा को समराइज और एनालाइज करना। मतलब पायोट टेबल के माध्यम से आप डेटा को, जैसे इतना बड़ा डेटा है तो उसको संक्षेप में लिख देना। ठीक है, तो यही होता है पायोट टेबल। देखिए पायोट टेबल लार्ज डेटा को समरी में दिखाता है और या कॉलम फिल्टर वैल्यू सेलेक्ट करके एनालिसिस को आसान कर देता है। ठीक है, तो दोस्तों आज भी देखे 20 क्वेश्चन। तो अपने फीडबैक आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को आप सब अपने ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।